आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिले हैं और हम लोगों ने यह बात उन्हें बताई है कि बिहार में बहुमत का समर्थन हम लोगों को प्राप्त है। जनता दल यू के साथ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और सीपीआई ने अपना समर्थन दिया है और एक निर्दलीय ने। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से मिलकर भी अपनी बात रखी है और हम लोगों का यही आग्रह है कि इस मामले में तुरंत फैसला होना चाहिए, क्योंकि फैसला लेने में विलंब से वहां का माहौल प्रदूषित हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और तत्काल निर्णय लेना चाहिए। यह बात हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को भी कही थी और आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए हम लोग आदरणीय राष्ट्रपति जी के यहां आए थे और हम लोगों ने कहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के नॉमिनी होते हैं और इस नाते उनके द्वारा मनोनीत होते हैं। हम लोगों का प्रेयर यही था कि इस मामले में बिहार में सरकार गठन के मार्ग को प्रशस्त करने में विलंब नहीं होना चाहिए। सभी लोग मिल करके 130 विधायक जेडीयू के, आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी के और सीपीआई के हम लोग मिले थे राज्यपाल जी को बिहार में भी, और आज 130 माननीय विधायक यहाँ जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति जी के यहाँ हम लोग आए, पूरा कागज के साथ, सबूत के साथ और फिजिकल सारे विधायक यहाँ हुए हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मेमोरेंडम, जो हमारा आग्रह है हम लोगों ने समर्पित किया राष्ट्रपति जी को। और ठीक कहा नीतीश कुमार जी ने कि विलंब नहीं होना चाहिए। जहां टेस्ट करना है टेस्ट कर लो, 24 घंटा में टेस्ट कर लो। अगर बहुमत नहीं है तो नीतीश नेता नहीं होंगे। तो सबूत देखा, हमारे पास सबूत है। लेकिन ये भाजपा पार्टी जो 3 पर सिमट गई दिल्ली में, अब ये बेचैन है। आज इनका लक्ष्य है कि बिहार में घुसे। ये बिहार है और बिहार के लोग बिल्कुल उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। तो लालू यादव, हमारे पुराने जानने वाले लालू यादव अपने अंदाज में बोल रहे थे। या तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का पूरा घटनाक्रम, पटना का घटनाक्रम जो है वो दिल्ली पहुंच गए। इसलिए मनीष कुमार भी वो पटना से दिल्ली पहुंच गए। हमारे साथ हैं हमारे पुराने साथी मनीष कुमार, संजय सिंह हैं, फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर। कल भी हम बिहार पर इनसे चर्चा कर रहे थे। सोनकर शास्त्री जी है जो कि भारतीय जनता पार्टी को माफी चाहूंगा, रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉक्टर अजय आलोक है जो कि जेडीयू को रिप्रेजेंट करते हैं। मसला बहुत साफ है। मैं दोनों नेताओं को बड़े ध्यान से सुन रहा था। सब ये कह रहे हैं कि विलंब नहीं होना चाहिए, तुरंत कोई ना कोई फैसला हो। मनीष, ये बात पर क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि उनको ये मालूम है कि जितना देर लगेगा उतनी ही ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होगी, क्योंकि वो विधायक पहले से काफ़ी दबाव में हैं। विधायकों को कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उन्हें तरह तरह के बोर्ड, कॉरपोरेशन के चेयरमैनशिप का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको अभिज्ञान बताऊं कि अभी तक जो राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का स्टैंड रहा है, पहला बात उन्होंने मुख्यमंत्री के उस रिकमेंडेशन को नहीं माना था जिसमें उन्होंने 15 मंत्रियों को बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी। उन्होंने 20 मंत्रियों के इस्तीफे को स्वीकार किया था। दूसरी बात जो सबसे अहम थी कि जीतन राम मांझी जब उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि वो मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहते हैं, उस पर भी उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन ये जो विशेष सत्र बुलाने की बात है, बीजेपी के अधिकांश नेताओं का मानना है चूंकि बजट सत्र 19 तारीख से बुलाया गया है तो उसी में फ्लोर पे टेस्ट हो जाए। लेकिन
नीतीश कुमार लालू यादव को मालूम है कि 130 का आंकड़ा उनके पास है, तो जल्द से जल्द ये फैसला हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर दिन जीतन राम मांझी कुछ ना कुछ ऐसे पॉपुलिस्ट डिसीजन ले रहे हैं जो आने वाली किसी भी सरकार के लिए उसे लागू करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। संजय, जो बात मनीष कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का डर है, ये हॉर्स ट्रेडिंग का डर किस तरह का है? मैं इसको समझ आता कि हम सब जानते हैं मुल्क में एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद ये सब बातें सियासी तौर पर कहना आसान है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल है। ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग का डर होगा? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अगर जेडीयू को सही में टूटना है तो हॉर्स ट्रेडिंग के हिसाब से या घोड़ों की खरीद फरोख्त के हिसाब से 2/3 चाहिए। दूसरी सिचुएशन ये है कि जहां पे जीतन राम मांझी को जेडीयू का वो जो लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग थी जिसकी वैधता पे काफी विवाद है, उसमें उनको बाहर कर दिया था। तो जीतन राम मांझी एज सच एक्सपेल्ड मेंबर होते हैं, लेकिन हाउस के वो लेजिस्लेचर बने रहते हैं। अब ये पूरा जो मसला है इसमें थोड़ा सा तकनीकी पहलू भी है कि किसके पास वो चीफ विप की ताकत रहती है। आज के डेट में बिहार में 2 चीफ विप हैं, 2 नेता सदन हो गए थे, एक मांझी एज चीफ मिनिस्टर और दूसरा जो स्पीकर ने रिकॉग्नाइज कर लिया था नीतीश कुमार को उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले ही लीडर ऑफ हाउस, जिसे हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। वो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसका एक इंटरप्रिटेशन ये है और दूसरी चीज ये है कि उसका अगली जो हियरिंग होगी वो 18 तारीख को मेरे ख्याल में होगी। तो एक मतलब अगर गवर्नर को उस पर एक अलाबाई लेना है तो वो सेफली कह सकते हैं कि 18 को अब कोर्ट में मसला है तो 18 को आ जाने दीजिए, जिसमें इस वैधता पे होगा कि लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर वो जब चुने गए थे तो वो वैध था कि नहीं। अगर नहीं था तो ये सारा परेड जो हो रहा है ये फिर मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। सही बात है। दूसरी चीज उससे भी ज्यादा एक पब्लिक परसेप्शन की चीज है पॉलिटिक्स में। ये तो टेक्निकलिटीज की चीज चल रही है कि किसका विप चलेगा, नीतीश कुमार के जो झुके हुए या पहले के जो चीफ विप हैं उनका चलेगा, या जीतन राम मांझी ने एक राजीव रंजन एमएलए हैं उनको बनाया है उनका चलेगा। अब जिसकी विप चलेगी एमएलए को उसके विप के अनुसार वोट देना होगा। दूसरा है कि स्पीकर को हटाने का एक अलग मुहिम है, बहुत स्थिति पेचीदगी भरी है। सिर्फ एक चीज ऐड कर रहा हूं कि एक जो परसेप्शन की लड़ाई है, देखिए जो दिल्ली में हुआ कि एक अरविंद केजरीवाल ऐसा लगा कि एक कमजोर मतलब उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, एक बेचारा कि उनके पक्ष में वो माहौल गया। यहाँ जीतन राम मांझी अचानक एक नेता हो गए, एक दलित वो नेता हो गए, और नीतीश कुमार जो हमेशा एक मतलब गवर्नेंस या बाकी चीज सुशासन वो लग रहा है कि जैसे कुर्सी पाने के लिए वो घूम रहे हैं। ये पब्लिक परसेप्शन में चीज मेरे ख्याल में नीतीश जी के लिए अच्छी नहीं है। मनीष, मैं उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक और शास्त्री साहब, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार वापस कुर्सी हासिल करना चाह रहे हैं, ये धारणा नीतीश कुमार को लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। अगर आप बिहार में अगर आज आप जीतन राम मांझी या बीजेपी के समर्थक हैं तो निश्चित रूप से आपका यही लॉजिक होगा। लेकिन अगर आप बिहार में रहते हैं, क्योंकि पिछले 8-9 महीनों में चीज़ें काफ़ी बद से बदतर हुई, खासकर विधि व्यवस्था जो जनरल गवर्नेंस था, एक सरकार का इकबाल वहाँ पर खत्म होता जा रहा था। और मैं आपको बताऊं कि ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के नेता भी मानते थे कि नीतीश कुमार को जो सत्ता है वो जीतन राम मांझी को नहीं देना चाहिए था, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। वो अगर बने रहते तो शायद जो विकास की बात या विकास की एक पटरी पे जो गाड़ी चल रही थी वो शायद डिरेल नहीं होती। चीज़ें काफ़ी बिहार में अभी हाल के दिनों में खराब हुई है। अगर आप ये इंडिपेंडेंट अगर आप ऑब्जेक्टिव होकर सोचें। दूसरी बात यह है कि हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने पहले कहा था कि वो जब जनता उन्हें मैंडेट देगी तभी वो टेक ओवर करेंगे। लेकिन शायद नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया कि अगर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने रहे तो शायद वो विधानसभा के चुनाव में वोट मांगने की स्थिति में भी शायद नहीं रहे। वो महादलित वोट के चक्कर में हो सकता है कि बिहार में पॉपुलर परसेप्शन उनके खिलाफ इतना खराब हो जाए कि वो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाए। हिमांशु हमारे साथ राष्ट्रपति भवन से जुड़ रहे हैं, बहुत देर से हम हिमांशु आपके पास आने की कोशिश कर रहे थे। दोनों नेताओं को जैसे हम सुन रहे थे, उनकी प्रमुख दलील यही है कि जो हो जल्दी हो, क्योंकि उनकी धारणा सियासी सोच उनकी ये कह रही है कि बीजेपी उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। ये चार्ज है उनका बीजेपी पर। निश्चित तौर पर, और नीतीश कुमार ने बहुत स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हालात तैयार किया जाए।
बहुत स्पेसिफिक एलिगेशन एनडीए सरकार के खिलाफ दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है वहां पर जिस तरह से देरी की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि मामले को उलझाने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक संकट को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिससे आगे चलकर ये कहा जा सके कि माहौल इतना खराब हो चुका है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे विधायकों से बात की यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में, और एक फीलिंग कई जो वरिष्ठ जेडीयू के नेता और विधायक यहाँ पर थे, उन्होंने मुझे बताया कि जिस परिस्थिति में मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला नीतीश कुमार ने किया था, और वो सही नहीं था, जल्दबाजी में नीतीश कुमार ने वो फैसला किया था, पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ कोई चर्चा सलाह मशवरा नहीं की थी नीतीश कुमार ने, जिसकी वजह से आज जेडीयू को इतना बड़ा राजनीतिक संकट झेलना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार ने अगर उस वक्त पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सलाह ली होती और सबसे बातचीत करके आम राय बनाकर जितेंद्र मांझी या किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया होता, तो शायद आज ये हालत नहीं होती पार्टी की। और एक डर अब जेडीयू के नेताओं को, विधायकों को विशेष तौर पर सताने लगा है कि जिस तरह से ये राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है, उससे जो हालात हैं वो और खराब हो रहे हैं, और शायद जो सत्ता है वो उनके हाथ से फिसलती नजर आ रही है। ठीक है, सत्ता उनके हाथ से फिसलती नजर आ रही है। शास्त्री जी, नीतीश कुमार, खासतौर पर लालू यादव, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का मौका ढूंढ रहे हैं। औपचारिक तौर पर बार बार बीजेपी कहती है कि हमको कोई लेना देना नहीं। शास्त्री जी, नहीं, देखिए अभिज्ञान जी, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी तो बिहार की असेंबली में एक महत्वपूर्ण पोजीशन में है, पर इसका ये तात्पर्य न लिया जाए कि हम इसमें हमारा भी कोई योगदान है या हम भी इनके आंतरिक मामले में अपनी कोई भूमिका रखते हैं। और हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे प्रवक्ताओं ने भी स्पष्ट किया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये उनका आपसी मामला है। और उनके आपसी मामले पे कहने वाली बात हुई ना कि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, सियासत है, सामने से थोड़ा ना कोई आके विज्ञान प्रकाश कुंज के कार्यक्रम में बता देगा कि कितना लेना देना है या नहीं है। ये तो टीवी वाला स्टेटमेंट हुआ ना, वो चार्ज लगा रहे हैं आपके ऊपर, सीरियस चार्ज लगा रहे हैं। नहीं, देखिए चार्ज तो कुछ भी लगा सकते हैं। आज उनके पास भाषा है, शब्द है, और भारत सरकार की का मौलिक अधिकार है बोलने पर, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है अभी तक उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। और बाकी चीजें स्पष्ट हैं। अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि नीतीश जी विधायक दल के नेता नहीं हैं और इस संदर्भ में आगे सुनवाई का डेट भी पड़ा है, तो थोड़ा वेट कर लेने में क्या हर्ज जाता है। और जहां तक मांझी जी की बात है, वो उनको बड़े सम्मान के साथ, बड़े मुहावरा और उपमा के साथ उनको लाया गया था, और नीतीश कुमार जी लाए थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब उनको बेइज्जत कर रहे हैं, सरेआम उन पर टिप्पणियां की जा रही हैं, उनके लोग उनको बेइज्जत कर रहे हैं, और खुद मांझी जी कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, एक दलित के साथ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। एक के बाद एक वो निर्णय भी ले रहे हैं और बिहार के हित का निर्णय ले रहे हैं, ये भी सामने आ रहा है। हम ये नहीं कहते कि मांझी जी के उत्पत्ति, उत्थान और पतन का क्या इतिहास है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, वो मेरा विषय भी नहीं है। लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि जेडीयू के और नीतीश कुमार जी और उनके अन्य नेता हैं, उनकी भाषा को देखें, उनकी अंतरात्मा को देखें, उनकी बातों को देखें, स्पष्ट हो जाता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। आप आपने मतलब आपने अपने तरीके से मांझी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आपने बता दिया अपने तरीके से। डॉक्टर अजय आलोक, जो बात मनीष कह रहे थे कि अब सबको ये कैलकुलेशन करना है कि लोगों की नजर में कौन सा नेता कहां खड़ा नजर आएगा। पहली बात तो बहुत स्पष्ट है, मान भी रहे हैं अब नीतीश कुमार की भाई गलती हो गई मांझी साहब को बना के, अब उनको इस गलती से उत्पन्न हुई समस्या में नीतीश कुमार को अपनी फेस सेविंग ढूंढनी है,
नहीं तो लोग जैसे संजय सिंह कह रहे हैं उन पर आरोप लगाएंगे कि पहले उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना था, अब वो हर तरह की कवायद कर रहे हैं कि मांझी नहीं तो वापस कुर्सी हमको मिले। इस खेल में परसेप्शन पर, धारणा पर सबसे बड़ा नुकसान किसका है? क्या नीतीश कुमार का नहीं है? देखिए, नहीं अभिज्ञान जी, मैं इसमें ये कहूंगा हाँ कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है। और आज आप पटना पे रोड पे चलने वाले किसी से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि अरे सारा गेम बीजेपी करवा रही है। एक जनरल परसेप्शन। दूसरा परसेप्शन लोग ये कहेंगे कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना ही नहीं चाहिए था, इन्होंने छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। दूसरा परसेप्शन। तीसरा परसेप्शन लोग ये कहेंगे कि नहीं, उनका आना बहुत जरूरी है, बिहार के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। तीसरा परसेप्शन ये है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बात सुन रहा था, बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। अभी दलित महादलित बोल रहे हैं, लेकिन पिछले 8 महीनों में इनके किसी नेताओं ने एक भी मौका नहीं छोड़ा इस दलित महादलित को कोसने में, और कोसने के बाद इसका ठीकरा नीतीश जी के सर पे फोड़ने में। और पिछले 15 दिन से इनके सुर इतने बदले कि पूरा का पूरा यू साइड अपसाइड डाउन हो रहा है। मांझी जी प्रधानमंत्री से मिलकर निकल के आते हैं, और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार होता है कि एक मुख्यमंत्री कैमरे पे आके कहता है कि मैं 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, मैं 35 मंत्री बनाऊंगा, और विधायकों को ओपन ऑफर दिया जाता है कि हमारे पास आइए, डिप्टी मिनिस्टर पाइए, हमारे साथ आइए। ऐसा ओपन हॉर्स ट्रेडिंग तो आज तक कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके क्या माननीय गवर्नर साहब, प्रेसिडेंट साहब, एक लोगों ने कैमरा पे इसको देखा है। उसके बावजूद आज से 3 दिन पहले हम गवर्नर के पास जाते हैं, हम जानते हैं इसका संवैधानिक मतलब नहीं है, टेस्ट शक्ति परीक्षण हमेशा फ्लोर पे ही होता है। हम गवर्नर के पास ये दिखाने के लिए जाते हैं, और विधायकों का ये संवैधानिक अधिकार है कि अगर वो अपने नेता में विश्वास खो दें तो महामहिम के पास जाके उनको कह सकते हैं, और उस परिस्थिति में महामहिम को, चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर करना पड़ता है कि विशेष सत्र में अपना बहुमत आप साबित करें फ्लोर ऑफ द हाउस पे। हम यही बात कहने गए थे गवर्नर साहब के पास, और हमने कहा था इसमें अति शीघ्र कीजिए, नहीं तो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी और वातावरण को प्रदूषित किया जाएगा। और आज 72 घंटे बीत जाने के बाद भी एक स्पेशल सेशन आप क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि एक अल्पमत का मुख्यमंत्री, एक अल्पमत की सरकार बजट कैसे पेश कर सकती है? और संविधान के हिसाब से एक अल्पमत के मुख्यमंत्री और एक अल्पमत की सरकार का बजटीय भाषण महामहिम कैसे पढ़ेंगे? तो ये टेक्निकल इश्यूज भी है। और राजनीति में मॉरल और फैक्चुअल दोनों चीज होता है, जो आज जमीन पे दिख रहा है। और जानते बूझते आंख बंद कर लेना, तो क्या आप इसको कहेंगे?